हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेल, इससे पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को फंडामेंटल चार्ज बताया, डे 2 में लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया, उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन यूनिट्स ऑफ चार्जेस। राइट, डिफाइन यूनिट्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस की अगर यूनिट्स की बात की जाए तो चार्जेस की दो टाइप की यूनिट होती हैं। एक होती है ईएसयू यूनिट, एक होती है ईएमयू यूनिट। राइट, ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और ईएमयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अगेन आई रिपीट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड दिस वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है वो एसआई सिस्टम में होती है कूलाम, और सीजीएस सिस्टम में होती है स्टेट कूलाम। मैं फिर से बोल रहा हूं, एसआई सिस्टम में होती है कूलाम और सीजीएस सिस्टम में होती है स्टेट कूलाम। जैसे लेंथ होती है ना, लेंथ का एसआई सिस्टम में यूनिट मीटर और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर। मास का एसआई सिस्टम में यूनिट किलोग्राम, सीजीएस सिस्टम में ग्राम। ठीक उसी प्रकार चार्ज का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है कूलाम और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है स्टेट कूलाम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इन द सेम वे 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम। यहां पर मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, याद होनी चाहिए ये सारी चीजें आपको। राइट, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है एफ कूलाम। कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है, एफ कूलाम। और 1 एफ कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम। फिर से बोल रहा हूं, 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एफ कूलाम इज इक्वल टू 10 कूलाम। सीन क्लियर है? अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को, ओटी वगैरह में पूछ लेता है। क्लियर? तो चार्ज का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, अच्छे से याद रखेंगे हम लोग। अब बात आती है चार्ज। चार्ज का एक रिलेशन भी होता है Q बराबर आई टी। आप लोग ऐसे याद कर लेना, क्यों आई थी, Q बराबर आई टी, है ना, पागलपंती है पर याद हो जाता है। Q बराबर आई टी, क्यों आई थी। राइट, Q यहां पर चार्ज है, I करंट है, T टाइम है। तो चूंकि I करंट है और करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, तो एम्पियर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A, T टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल T। तो कोई हमसे पूछता है कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, AT। क्लियर? और चूंकि चार्ज जो होता है, चार्ज अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। राइट, इस वजह से हम लोग बोलते हैं चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा सभी को। क्लियर? चार्ज के यूनिट्स याद ही रखने पड़ेंगे आपको। चार्ज का एक फॉर्मूला भी होता है Q बराबर आई टी, तो यहाँ से हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जिन लोगों ने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आते, आप लोग पेशेंस रखिएगा। मैं आपको अगले 1-2 वीडियो के बाद आपको सिखाऊंगा कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चार्ज का ये यूनिट हो गया, चार्ज का ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, और चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़ जाए हम लोग, तो फटाफट जल्दी से इसे पढ़ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है, डिफाइन कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिफाइन कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है। कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कूलाम्स लॉ। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर कूलाम्स लॉ। अच्छे से याद होना चाहिए हमारे को ये फॉर्मूला, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे पूरी कहानी टिकी हुई है। राइट, चलिए समझते हैं। यहां पर मैंने क्या किया है, दो चार्जेस कंसीडर किए हैं। दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। दोनों ही पॉइंट शेप के चार्जेस हैं, यानी दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। क्या ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, चल तो नहीं रहे ना, नहीं चल रहे, इसका मतलब ये स्टैटिक चार्जेस है, यानी दीज आर द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, है ना। क्या है ये, दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R।
r is the distance between the two charges. सेम क्लियर है सभी को? क्लियर? तो यहां पर ये जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, हो सकता है दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, और दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हुए तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने 9th 10th में पढ़ा है सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यस और नो? तो यहां पर मुझे दिख रहा है अगर मान के चलिए ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हुए तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ यानी अपोजिट नेचर के चार्जेस हुए तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यस और नो? ठीक है, इसके अलावा भी कोई तीसरा फोर्स होता है क्या? नहीं होता, वेरी गुड। तो F यहां पर क्या है? फोर्स। F यहां पर क्या है? फोर्स। ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, राइट? तो F को हम लोग क्या बोलेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। F क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। और ये फोर्स कहां लग रहा है? दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है, तो F को क्या बोलेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, यस और नो? अगेन आई रिपीट, F क्या है यहां पर? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, राइट? और ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। यहां पर दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, राइट? तो यहां पर ये जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। और यही फॉर्मूला मुझसे ये भी कह रहा है कि ये जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी ये जो फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट बता दो, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो मैं उसे बोलूंगा कि लाला, the force of attraction or repulsion which is acting between the two static point charges is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Clear? Again I repeat, the force of attraction or repulsion which is acting between the two static point charges is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. उम्मीद करता हूँ स्टेटमेंट आप लोग समझ गए होंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं, इसे प्रूव करते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं दोनों इक्वेशंस। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन, मैंने दोनों इक्वेशंस को क्या किया? कंबाइन किया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूंगा तो मेरे को मिला F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सीन कह रहे हैं सभी को? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे मालूम है जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, यहां पर एक रिलेशन होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम के बारे में बात करेंगे, तो वहां इस फॉर्मूले को मैं डिस्कस करूंगा दोबारा से, राइट? चैप्टर 2 के एंड में। फिलहाल याद रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला है अपने आप में, अच्छे से याद होना चाहिए सभी को। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। तो एप्सिलॉन की जगह मैंने एप्सिलॉन नॉट K रखा, तो ये नजारा कुछ ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एज इट इज। एप्सिलॉन की जगह मैंने एप्सिलॉन नॉट K रख दिया, बाकी की कहानी एज इट इज, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने फोर्स निकाला है। ये जो फॉर्मूला आया है दैट इज इन एसआई सिस्टम, और फोर्स को एसआई सिस्टम में न्यूटन में नापा जाता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। क्लियर? तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां तक आपके बोर्ड एग्जाम का सवाल है आप इतना कर देंगे, पर्याप्त है, ठीक है? बाकी का आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे इसे। अगर हमें इसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एक्चुअली यहाँ पर ये जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 देख रहे हैं, ये अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म होती है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और आप सभी को याद भी होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये यूज आएगी आपको। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए आपको ये वैल्यू। क्लियर? जब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे आपको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह हटा के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखना पड़ेगा। सीन क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हमें SI से CGS में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
ये जो 1/4πε0 कांस्टेंट टर्म होती है, तो सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से 1/4πε0 हटा देते हैं और फाइनली आपका आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन KRA²। ये हमारा सीजीएस सिस्टम में फॉर्मूला आ गया फोर्स का। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। F फोर्स है, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, R डिस्टेंस है। क्लियर? ये कांस्टेंट टर्म है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां पर जो चीजें आपको क्लियर नहीं है, स्पेशली एक एप्सिलॉन नॉट और ये K, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमें दिक्कत दे रही हैं। बाकी की उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर है ना? तो जहां तक फिर से बोल रहा हूं, बोर्ड एग्जाम का सवाल है, आप यहां तक कर देंगे पर्याप्त है। अब हमें थोड़ा सा इनके ऊपर फोकस करना है, ये चीजें क्या है, राइट? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं K की। क्लियर? K को कईयों बार हम लोग एप्सिलॉन R से भी डिनोट करते हैं। किसी जगह K लिखा है या एप्सिलॉन R लिखा है, बात एक ही है। क्लियर? इसे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसे कईयों बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। सबसे पहले तो मीडियम समझ ले। मीडियम क्या होता है? रेत, सीमेंट, गिट्टी, अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस अलग अलग मीडियम कहलाते हैं। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आप लोग यहाँ पर जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब जहां पर भी बैठे हैं, आपके चारों तरफ क्या है? हवा। यानी आप चारों तरफ हवा से घिरे हुए हैं, तो आपके चारों तरफ जो मीडियम हो गया एयर। मछली के लिए मीडियम क्या है? हाँ, पानी। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मछली चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, इसलिए मछली के लिए मीडियम क्या हो गया? पानी। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? क्लियर? तो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस अलग अलग मीडियम कहलाते हैं। क्लियर? तो K को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। सबकी याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एक खास वैल्यूज हैं जो बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको पता होगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? जिसमें से सबसे पहला हमारा आता है एयर, है ना? तो फॉर एयर, या फिर आप इसे वैक्यूम भी बोल सकते हैं। फॉर एयर और वैक्यूम K की जो वैल्यू होती है दैट इज 1। क्लियर? एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू होती है 1। कंठस्थ याद रखना है। क्लियर? आगे देखते हैं मेटल्स। ओटीज में बहुत पूछा जाता है। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। क्लियर? माइका के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6। क्लियर? ये माइका ससुराल माइका वाला नहीं है, माइका अपने आप में एक सब्सटेंस है, राइट? इसके अलावा वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 80 लिख दो, 81 लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोले वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 79.9 होता है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनमें थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है ना? तो लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बदल जाने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल जाया करते हैं, राइट? पर ज्यादा डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये कुछ एक खास है जो उम्मीद की जाती है बच्चों से कि उन्हें पता होंगे, राइट? अब हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस, तो चलो कांस्टेंट टर्म्स हो गए, इतना आप लोग याद रखना, आपके नोट्सों में नोट में दिया हुआ है, राइट? तो थोड़ा सा इसको फील करते हैं हम लोग कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है, राइट? तो इसको समझते हैं। जैसे अभी दो चार्जेस है, राइट? दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है? कुछ है क्या? नहीं है ना? अगर किसी जगह कोई मीडियम हमें दिया ही नहीं है, तो वहां पर हम लोग हमेशा मीडियम एयर कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? एयर। क्योंकि जहां कुछ नहीं है वहां एयर तो है ही है, राइट? तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे समझिए, ये रमेश है, ये सुरेश है। ठीक है? रमेश, सुरेश ने रमेश में घूसा दे दिया यानी फोर्स लगाया, तो इसे कुछ ना कुछ फोर्स महसूस होगा, राइट? है ना? अभी इन दोनों के बीच में मीडियम क्या था? एयर था, और इसने घूसा दिया, इसे फोर्स महसूस हुआ। दूसरे दिन फिर आमने सामने आ गए, रमेश, सुरेश फिर से घूसा देने की फिराक में, रमेश बचत फिर रहे बेचारों। क्लियर? तो दूसरे दिन रमेश ने एक जुगाड़ सोची, रमेश ने अपने आगे गद्दा लगा लिया। क्या लगा लिया? गद्दा।
क्वेश्चन लगा लिया, समझ गया ना, गद्दा लगा लिया। अब सुरेश इसमें घुसा देगा तो इसे वही फोर्स महसूस होगा जो पहले दिन हुआ था? नहीं होगा ना, उससे ज्यादा होगा। ज्यादा होगा? हाँ, कम होगा। क्लियर? क्योंकि जब वो क्वेश्चन लगा लेगा तो जाहिर सी बात है जब घूसा मारेगा तो ये फोर्स कम हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इन दोनों के बीच में हवा थी तो ये फोर्स कुछ और महसूस कर रहा था, लेकिन हवा के बजाय कोई मीडियम आ गया तो फोर्स बदल गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम बदल जाने से फोर्स बदल जाता है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? तो यहाँ पर के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे की बात पे आता हूँ। अब बात आती है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है और आपको भी कंठस्थ ये वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है, मैं यहां लिख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। पर अगर मान के चलो आप ये यूनिट भूल गए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप इसकी यूनिट भूल गए तो आप उसे निकाल सकते हैं, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताता हूं। एप्सिलॉन नॉट की तो यूनिट है ये, चलो निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गया, एफ को नीचे ले आया, तो नजारा ऐसा हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो भैया बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया, एप्सिलॉन 0 को एफ की जगह रख दिया और एफ को एप्सिलॉन 0 की जगह रख दिया। बोलो भैया यस और नो? सीन क्लियर है? आगे देखते हैं, चलो रखो यूनिट। तो 1 तो नंबर है, कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। Q1 चार्ज है, चार्ज की यूनिट अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी थी कूलाम। और Q2 भी चार्ज है, इसकी यूनिट भी कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 नंबर है, कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। पाई भी नंबर है 3.14 है ना, ये भी कांस्टेंट है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। अब आया फोर्स, एफ फोर्स है, फोर्स को हम लोग न्यूटन में नापते हैं, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। के को आप बोल रहे हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, तो ये भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है यानी नंबर्स है, नंबर्स है तो इसका कोई यूनिट होगा क्या? हाँ नहीं होगा, कांस्टेंट का कभी कोई यूनिट नहीं होता। अब बचा आर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं। तो आर की जगह मैंने लिख दिया मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। सीन क्लियर है? तो एप्सिलॉन 0 की यूनिट आ गई हमारी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। लगे आप ये भी बता दूं आपको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये कहां से आया ये भी समझ लो। आप देखो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यही तो लिखा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, 1/4 पाई की जगह आप लिखोगे 3.14। अब बचा एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये होती है 8.86 इंटू 10 टू दी पावर -12, ध्यान देना -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहां पहुंच जाएंगे? कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। सीन क्लियर है? अब आप इस पूरे टर्म को जब सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। कहानी समझ में आई कहां से आया ये? सीन क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, राइट? अब बात आती है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहां पर जो लिखा हुआ है, एप्सिलॉन का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब यह है कि हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। परमिटिविटी का मतलब आप थोड़ा सा समझें, या दो वर्ड है, एब्सोल्यूट और परमिटिविटी। एब्सोल्यूट वर्ड आपकी लाइफ में बार बार आएगा, तो एब्सोल्यूट का मतलब समझें। देखो भाई क्या होता है, जैसे ये एक बंदा है, इसका नाम है रमेश,
राइट, रमेश। क्या आपको पता था? हाँ, नहीं पता था आपको, है ना, नहीं पता था। कब तक नहीं पता था? जब तक मैंने ना बता दिया, राइट। इसका नाम रमेश है, अब आप जानते हो। क्या आप इसके और भी नाम जानते हो? नहीं जानते? आप जानते हो, आप जानते हो। रमेश के भाई का बेटा, रमेश के बड़े भाई का बेटा रमेश को क्या कह के बुलाएगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। रमेश के बड़े भाई का बेटा रमेश को चाचा कह के बुलाएगा। क्लियर? रमेश के छोटे भाई का बेटा रमेश को क्या कह के बुलाएगा? हाँ, ताऊ, है ना। रमेश का असुर यानी ससुर, रमेश का ससुर रमेश को क्या कह के बुलाएगा? हाँ, दामाद। नातेदारी तो क्लियर है तुम्हारी सारी, है तो दामाद कह के बुलाएगा। सही बोल रहा हूँ? ये चाचा, ताऊ, दामाद, ये सब इसके जो नाम है वो रिलेटिव नेम है। ये हम रिलेशंस के आधार पर बता सकते हैं। ये नाम मैंने नहीं बताए थे आपको, आपने मुझे बताए हैं कि चाचा कहेगा, कि ताऊ कहेगा, कि दामाद कहेगा। राइट और रॉन्ग? क्लियर? आपने बताए, दीज आर द रिलेटिव नेम्स, है ना। ये हम रिलेशन के आधार पर बता सकते हैं। लेकिन क्या आप इसका नाम रमेश बता सकते थे क्या, अगर मैं नहीं बताता तो? बिल्कुल नहीं बता पाते। तो ये जो इसका नाम रमेश है ना, ये एब्सोल्यूट नेम है। एब्सोल्यूट नेम वो होता है जिसका किसी दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं होता। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब ही होता है। समझ पा रहे हैं? हर इंसान का अपना एक नाम है, वो एक एब्सोल्यूट नेम है। लेकिन हर इंसान किसी न किसी का भाई है, किसी न किसी की सिस्टर है ना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? तो चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, इस टाइप की जो नाम है दैट आर द रिलेटिव नेम। लेकिन रमेश, सुरेश, दिनेश, इस टाइप के किसी के नाम है, दीज आर द एब्सोल्यूट नेम। एब्सोल्यूट नेम वो होते हैं जिसका किसी दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? तो एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब समझ गए आप लोग क्या होता है? अब बात आती है परमिटिविटी। परमिटिविटी, परमिटिविटी खोल दो इसको। परमिट वर्ड आ रहा है, परमिट। परमिट माने अनुमति, परमिशन, अनुमति, है ना। परमिट वर्ड परमिशन से बना है। परमिशन का मतलब होता है अनुमति। विटी, एक्टिविटी, परमिशन की एक्टिविटी, यानी किसी जगह एंट्री करने के लिए परमिशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज के अंदर एंटर कर रहा है तो परमिटिविटी। आप ऐसे समझो, आप कहीं घूमने गए हो, लौट कर अपने घर पे आके आपने नॉक किया, दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा। खुलेगा, आप अंदर जाएंगे, घर वाले आपको घुसने देंगे? बिल्कुल घुसने देंगे। यानी वहां पर आपको परमिटिविटी है अंदर जाने की। दूसरे दिन आपने सोचा चलो यार बंबई घूमे, अमिताभ बच्चन के बंगला पे जाएंगे। अमिताभ बच्चन के बंगले पे गए हो, आपने दरवाजा नॉक किया, गेट खुला। अब आपको परमिशन की एक्टिविटी कर पाएंगे आप कि नहीं कर पाएंगे? वहां पर आपको परमिशन नहीं है जाने की। राइट? क्लियर है? सही बोल रहा हूँ? तो परमिटिविटी वर्ड का मतलब समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पर है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एक्चुअली होता क्या है, जैसे चार्ज होता है, चार्ज का फ्लो होता है, तो चार्ज हर जगह तो फ्लो नहीं होता, है ना। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें चार्ज धड़ाधड़ फ्लो होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें चार्ज कम फ्लो होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें चार्ज ना के बराबर फ्लो होता है। तो अलग अलग चार्ज, अलग अलग मटेरियल में चार्ज के फ्लो होने की परमिटिविटी अलग अलग होती है। राइट? तो इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। पर हम लोगों को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कूलाम्स लॉ पूछे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, लेकिन इतना बोल देना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। और केवल यहां तक कर देना, that's all, good enough। राइट? आप सब लोगों को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, इतना पर्याप्त है। सीन क्लियर है सभी को? और ये कुछ एक वैल्यू ये अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ये अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। राइट? ये न्यूमेरिकल्स में यूज आएंगे। सीन क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से कूलाम्स लॉ पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।